एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। अब अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हो आसपास। मैंने हमेशा बोला है ज्योग्राफी को थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हमके पढ़ा करो ताकि आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर लैंड रिसोर्स की हम लोग बात करें तो लैंड रिसोर्स हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है और बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास। तो उसके ऊपर हम जो भी चीज कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के हमें करना होगा ताकि एक टाइम ऐसा ना आए कि वो हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाए। ठीक है, सो चलिए, लैंड इज फाइनाइट, यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है कि लैंड जो है वो कंप्लीटली फाइनाइट है, उसको ना ज्यादा कर सकते हो ना कम कर सकते हो, जितना है उसी में आपको सारी चीजें करनी होगी। प्रेशर इज इनफाइनाइट, लेकिन प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए हमें एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें घर भी तो उन्हें देना पड़ेगा। रहोगे कहाँ? बाहर थोड़ी रह सकते हो कि ऐसे खुली जगह पर हम लोग रह लेंगे, राइट? तो फाइनाइट है बट प्रेशर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लैंड इज अ प्राइमरी रिसोर्स यूज फॉर प्रोडक्शन, रेजिडेंस एंड रिक्रिएशन। आप स्कूल जाते हो तो आपका स्कूल कहाँ बना हुआ है? लैंड पे बना है। घर में रहते हो, घर आपका लैंड पे है। रोड जिसके थ्रू आप जाते हो, सब कुछ आपका जो है लैंड रिसोर्स पर बना हुआ है। एग्रीकल्चर इज प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी एंड लैक ऑफ एक्सेस ऑफ लैंड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज। और आप देखिए कि जितने भी रूरल जो लोग हमारे रहते हैं गांव के अंदर, वो लोग मेनली आपके एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है उनकी पूरी लाइफ। और एग्रीकल्चर क्या है? कंप्लीटली बेस्ड है आपके लैंड बेस्ड एक्टिविटी पे। तो अगर आप एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है। तो ये चीज क्या है? हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बट प्रेशर बहुत ज्यादा है तो करना भी पड़ रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर एंड पॉपुलेशन आर क्रिएटिंग unpredictably competition for the fixed resource shifting and from the agriculture to non agriculture areas। क्या समझाना चाहते हैं? ये समझा रहे कि जैसे जैसे अब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है तो हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी से निकल के सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन अब सेकेंडरी अगर करना है, फैक्ट्री अगर बनानी है, इंडस्ट्री अगर बनानी है, तो उसके लिए भी तो लैंड की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ से इधर ट्रांसफर तो कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं, डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा? लैंड की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कोई भी ऑफिस बनाना हो, कोई भी फैक्ट्री बनानी हो, उस सब के लिए लैंड क्या है? एक प्राइमरी सोर्स है हमारे पास। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं और ये समझते हैं कि लैंड को हमने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो। सो हाउ इंडिया यूजेस इट्स लैंड। ठीक है, कंप्लीटली हम लोग 9 तरीके से इसको यूज करते हैं। एक एक समझ लेना क्योंकि यहां से एमसीक्यू बन जाता है। सबसे पहला है फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट एरिया होगा कि जहां पर देखो आप लोग, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरिया भी होते हैं जहां पे हमें जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है। बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरियाज भी हैं जिनको हम धीरे धीरे काट के जो है एग्रीकल्चर लैंड में या कल्टिवेटेड लैंड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। सो एरिया आइडेंटिफाइड एंड बाय द गवर्नमेंट फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, है ना? कि भाई जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है उससे अलग जो फॉरेस्ट है, जो गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका रिकॉर्ड बना के रखता है, उसने जितना किया है ये एरिया आपका फॉरेस्ट में हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब कुछ एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आप अपने एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को जो है ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ देते हो, वो एरिया हो गया। ठीक है, ज्यादातर ये कहाँ होता है? गांव में आपको देखने को मिलता है और इनका जो ओनरशिप है वो ज्यादातर वहां के जो पंचायती होते हैं, जो सरपंच वगैरह होते हैं, उनके पास रहता है। नेक्स्ट है करंट फैलो। करंट फैलो जो आपकी लैंड होती है, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 ईयर और लेस देन इट रिकॉप फर्टिलिटी, यानी कि क्या है? 1 साल तक वहां पर आपने कोई कल्टीवेशन नहीं की है, किसी तरीके की कोई क्रॉपिंग नहीं किया, बट आप कर सकते हो अगर उस सॉइल के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं मॉइस्चर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास बैरन एंड वेस्टलैंड। ये ऐसा लैंड होता है जहां पर आप किसी भी तरीके से कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, डेजर्ट बन चुका होता है ना? क्योंकि सॉइल का मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है, सॉइल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, कोई भी आप यहाँ पर जो है कल्टीवेशन नहीं कर पाते इस जो है करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स। अब बहुत सारे आपने देखे होंगे ना वेजिटेशन, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है? कुछ पर्टिकुलर ऐसे ट्रीज हैं, कुछ ऐसी आपकी हम बोल सकते हैं कि एरियाज हैं, क्रॉप्स हैं जो पर्टिकुलरली उस एरिया में आते हैं, तो भाई उनको काट नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो फेलो देन अदर करंट फेलो। क्या मतलब है? कल्टिवेटेड लैंड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर। 5 साल से कम, 1 साल से ज्यादा उस जगह पर खेती नहीं की गई है तो वो आपका आता है फेलो अदर लैंड में।
क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि जहां पर आप कल्टीवेशन कर रहे हो लेकिन जहां आप रह रहे हो, जहां आपकी फैक्ट्रीज है, जहां आपका घर है, जहां पर आपने ऑफिसेज बनाए हैं, वो भी तो एरिया है। तो ये वाला एरिया हमारा आ जाता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज में, शॉप्स में। नेक्स्ट है आपके पास कल्चरेबल वेस्टलैंड। इसका मतलब क्या है कि लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, वहां पर किसी भी तरीके का कोई कल्टीवेशन हमें देखने को नहीं मिला है, बट विच कैन बी रिक्लेम्ड, है ना। एंड हमारे पास नेक्स्ट है लास्ट वन, दैट इज नॉट नेट सोन एरिया, कि वो एरिया जहां पर आपकी जो क्रॉप्स हैं जो सोन की जाती है और वहां पर उनको हार्वेस्ट भी किया जाता है। तो ये 9 तरीके से हमने क्या किया है, अपने लैंड को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, और ये जो चार्ट है ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। इस चार्ट में हमें दिखाया गया है कि कैसे हमने जो है कहीं पर हमने ग्रोथ की है, कहीं पर हम लोग जो है नीचे चले गए हैं। क्या दिखाया है, देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं शार्प इंक्रीज जो हमें देखने को मिलता है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस शो द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ड्राइवन बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विसेज एंड अर्बनाइजेशन। क्या मतलब है, क्यों, क्योंकि अब इंडिया जो है वो ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो जब आप कंट्री में डेवलप कर रहे होते हो तो आपको प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पर आना ही पड़ता है। तो जब आप वहां से शिफ्ट होके आओगे, दैट मींस कि आप क्या कर रहे हो, आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा कर रहे हो, अर्बनाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर से हटके आपका कहां जा रहा है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, नोटेबल डिक्रीज जो हमें देखने को मिला है वो कहां देखने को मिला है, बैरन एंड वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड एंड पेस्चर्स हैव ऑल डिक्लाइन एज प्रेशर ऑन द लैंड हैज इंक्रीज फ्रॉम द बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेंटर्स। तो जो हमारे नोटेबल डिक्रीज हमें देखने को मिला है वो मिला है हमें बैरन और वेस्टलैंड में, जहां पर हमें जो पेस्चर्स है, जो ग्रेजिंग है वो कम करनी पड़ रही है, क्योंकि अब नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर भी हमें ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जनता ज्यादा पैदा हो रही है तो उनको उतना खाना भी तो देना पड़ेगा, भूखा तो किसी को नहीं मार सकते हैं। क्लियर है। तो ये जो चार्ट है ये आप देखिए, जो आपको ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये आपको डेटा दिया गया है 1950 टू 51 का, और जो व्हाइट कलर से आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है वो गया है 2019 टू 20 का। तो इस तरीके से ये जो शो है आपको यहाँ पर किया गया है। क्लियर है। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर बढ़िया से समझाया है। चलिए अब बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सीजन्स की, कि हम किस तरीके से क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्योंकि नेट सोन एरिया पे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। तो नेट सोन एरिया आपका वही होता है जहां पर आप अपनी क्रॉप को सोन करते हो और फिर आफ्टर दैट उसका जब टाइम आता है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये आपके लिए कोई नया नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ रहे हो। नंबर 1 इज खरीफ, देन रबी एंड देन द ज़ैद। तो भाई खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनको मॉनसून के टाइम पर सोन किया जाता है ना। क्या टाइम पीरियड रहता है, जून टू सितंबर का टाइम पीरियड रहता है, और साइड विद द साउथ वेस्ट मानसून अलाउंग फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स। क्या मतलब है कि जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून अरेबियन सी से अपना मॉइस्चर उठा के चलता है, शुरू करता है बारिश करना हमारे इंडिया में, तब हम जो है इस जो क्रॉप्स हैं इनको सोन किया करते हैं। इसकी की क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो राइस, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, कॉटन है, बाजरा है, मेज है, ज्वार है और तूर है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है रबी। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनको सर्दियों में हम सोन करते हैं। कब, अक्टूबर के टाइम पर, और मार्च में जब हम लोग बैसाखी का त्योहार बनाते हैं, मार्च अप्रैल में, है ना, कहीं असम में हम देखते हैं कि बिहू बन रहा होता है, तो उस टाइम पर हम लोग इसको हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो लो टेम्परेचर कंडीशन फैसिलिटेट टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। कौन कौन से हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो हमारे पास वीट है, वीट के बाद ग्राम यानी कि आपका चना है, ठीक है, देन रेप सीड्स हैं आपके, मस्टर्ड है और बार्ले। क्लियर। नेक्स्ट आती है ज़ैद, यानी कि समर क्रॉप, जो आपको होता है ना एकदम तकती दोपहरी गर्मी के अंदर कुछ ऐसा खा लें जिससे आपको एकदम तंदुरुस्ती और ठंडक, फ्रेशनेस सी फील होने लगती है, वो है आपकी ज़ैद की क्रॉप्स, जैसे कि कुकुम्बर, है ना, वाटरमेलन खाते ही गर्मियों में एकदम मजा सा आ जाता है। तो इसको हम अप्रैल से जून के टाइम पीरियड पर सोन और हार्वेस्ट करते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन सीजन फॉर इरिगेटेड लैंड्स आफ्टर द रबी हार्वेस्ट। एंड इसकी आप में ज्यादातर आपके वेजिटेबल्स होते हैं, जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो हम इसमें क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फोडर्स मतलब जो आप अपने एनिमल्स को भी खिला सको, वो भी हम लोग इसमें ग्रो किया करते हैं। तो ये 3 सीजन कुछ नया नहीं था आपके लिए, हमेशा से आप लोग पढ़ते आए हैं। अब अगर बात करते हैं कि हमारी इन सब चीजों को लेकर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि देखो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन अगर दिन ब दिन बढ़ रही है तो हमें इस तरीके की टेक्निक्स यूज करनी होंगी, या इस तरीके की हम बोल सकते हैं कि एडवांस चीजें यूज करनी होगी, जिससे हम लोग कम जगह पर भी ज्यादा जो है क्रॉप को क्या कर पाए, ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर पाए। तो फार्मिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं मॉइस्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम करें, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो हम लोग किसी भी तरीके का कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे।
चाहिए, और राइस के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सो फार्मिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉइस्चर सोर्स क्या क्या है? एक है हमारे पास इरिगेटेड फार्मिंग, नंबर 2 है हमारे पास रेन फेड फार्मिंग। इरिगेटिंग फार्मिंग का मतलब क्या है कि जहां पर आप इरिगेशन करते हो, कि भाई बारिश उस तरीके से नहीं हो रही है वहां पर, तो हम लोग इरिगेशन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि हम लोग जो है स्प्रिंकल्स के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू या वेल्स के थ्रू जो है पानी अपने एरिया तक पहुंचाएंगे। दूसरा है आपके पास रेन फेड। रेन फेड का मतलब क्या है कि जब बारिश जो हो रही है उसी से आपका काम पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर इसके प्रोटेक्टिव की बात करेंगे तो एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट्री वाटर सोर्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द मॉइस्चर डेफिशिएंसी, है ना। सोचो अगर सॉइल की डेफिशिएंसी कम हो जाती है मॉइस्चर रिटेन करने की, तो वो सॉइल अपने आप में खराब हो जाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें इरिगेशन टेक्निक एक सप्लीमेंट्री सोर्स रखना पड़ता है कि मान लो कि अगर बारिश नहीं होती है या उस एरिया में कम बारिश होती है, तो हम इरिगेशन टेक्निक्स के थ्रू क्या करेंगे, अपना क्रॉप जो है उसको ग्रो कर सकते हैं, राइट। एम टू कवर द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करने का काम करेंगे। प्रोडक्टिव क्या रहेगा इसका? प्रोडक्टिव जो हमें देखने को मिलेगा, एम्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट मॉइस्चर टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी, है ना। क्योंकि आप सोचो अगर हम नॉर्थ में बात करें ना, तो नॉर्थ में हम लोग सीजन वाइज क्रॉप्स लगाते हैं, लेकिन साउथ में आप देखते हो कि आप राइस कभी भी उगा लो हमेशा उग जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ में ज्यादा बारिश होती है, साउथ में जो सॉइल है उसका मॉइस्चर रिटेन करने की जो पावर है वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू कौन सी, जो हमारी नॉर्थ में सॉइल है जैसे कि एलुवियल वगैरह है। तो इसीलिए क्या है कि भाई बहुत जरूरी है कि हाई प्रोडक्टिविटी अगर हमें करना है तो मॉइस्चर हमें रिटेन करा के रखना होगा। वाटर इनपुट एरिया इज हाई, और वाटर जहां तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया तक हमें उस पानी को पहुंचाना है, क्लियर। नेक्स्ट है रेनफेड, यानी कि बारिश वाला जो है, उससे क्या हेल्प मिलती है? ड्राईलैंड फार्मिंग, यानी कि मान लीजिए जहां पर आपकी 75 सेंटीमीटर से जो है बारिश हो रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके की ही क्रॉप ग्रो करेंगे जो कि आपकी कम पानी में और कम मॉइस्चर अगर अवेलेबल हो तो ग्रो कर जाए। जैसे कि आपकी जो हम बोल सकते हैं कि मिलेट्स होते हैं, है ना। देखिए जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप लाइक रागी, बाजरा, मूंग और ग्राम, जो कि कम एरिया में भी, कम बारिश जहां पर हुई है, कम मॉइस्चर जहां पर है, वहां भी अच्छा ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेटलैंड फार्मिंग की, यानी कि जहां पर 75 से बढ़िया बारिश हो रही है, ग्रो वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स लाइक राइस। अब जहां पर बहुत गजब की बारिश है, जैसे आप देख लो वेस्ट बंगाल है, आपका वेस्टर्न घाट्स है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा राइस ग्रो कर देंगे हम लोग, जूट ग्रो करेंगे एंड शुगर केन ग्रो करेंगे, जो जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेशन करके रखते हैं कि जब बारिश ज्यादा हो रही है तो ये क्रॉप ग्रो करेंगे, कम हो रही है तो इनको ग्रो करेंगे, इरिगेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है वो रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी क्रॉप्स की जो हमारे इंडिया में हम बोल सकते हैं कि एक बेसिक नीड है हमारी जनता की। अगर ये नहीं होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सी चीजों की कमी हो जाएगी हमारे यहाँ पर। सो द स्टेपल दैट फीड अ बिलियंस, है ना, कि भाई बहुत लोगों का पेट भरने का काम जो क्रॉप करती है, उसमें मेनली आपकी दो हैं, दैट इज राइस एंड अनदर वन इज व्हीट, जिसकी हम लोग रोटी मेनली खाते हैं। आजकल लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, लोगों को हेल्थ का बहुत ज्यादा डर लगने लगा है, तो लोग आजकल रागी, बाजरा और पता नहीं किस किस की रोटी खाने लगे हैं, बट बेसिक अभी भी यही है, ठीक है। तो अगर राइस की हम लोग बात करें तो इसमें आप देखो मैप में भी आपको दिखाया गया है, जो एरिया आपको डार्क ग्रीन दिखाया गया है ना, ये पर्टिकुलर डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको बढ़िया अच्छा खासा राइस ग्रो करने को मिलता है। सो इसका रोल क्या है, स्टेपल फूड फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। आप देखिए जितने भी लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन लोगों के लिए तो राइस एक बेसिक खाना, जैसे हम लोग जैसे जो ये नॉर्थ इंडिया वाले जो लोग हैं उनके लिए गेहूं की रोटी बेसिक होती है, ऐसी जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए बेसिक फूड क्या है, बेसिक फूड राइस है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीजन इसका खरीफ क्रॉप है, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। ग्लोबली रैंक की अगर हम बात करें इंडिया की तो 2018 का ये डेटा दिया गया है आपकी बुक में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, है ना। चाइना नंबर 1 पे है 2018 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमारा इंडिया है सेकंड नंबर पे, यानी कि 22.07% जो राइस है वो सिर्फ हम इंडिया प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके की स्टेट्स की, क्योंकि मैप में ये आता है लगाने के लिए, तो मैप में आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे और पंजाब जो है वो नंबर 3, क्लियर।
नेक्स्ट बात करते हैं वीट की। वीट का रोल क्या है कि भाई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट तो राइस हो गई, सेकंड हमारा वीट हो गया है ना। सीजन क्या है, रबी में है, विंटर से टाइम पर हम लोग इसको ग्रो करते हैं। ग्लोबल शेयर की अगर बात करेंगे तो प्रोड्यूसेस अबाउट 12.8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल वीट अकॉर्डिंग टू 2017 डाटा। तो 2017 के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि इंडिया जो है वो 12.8% ऑफ वीट जो है वो ग्रो करता है, प्रोड्यूस करता है। की स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर आपको वीट ग्रोइंग स्टेट्स दिखते हैं। क्लियर है। और कुछ जो है बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारी जो और भी न्यूट्रिशन जो आपकी एडिबल ऑयल्स होती हैं उन्हें भी तो हम लोग ग्रो करते हैं। अगर सोचो सरसों का तेल ही नहीं होगा तो सब्जी कैसे बनाओगे, नारियल का तेल नहीं होगा तो सब्जी कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ज्वार और बाजरा की। हार्डली एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप ग्रोन इन द सेमी एरिड एरिया ऑफ सेंट्रल, साउदर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, अभी मिलेट्स की बात मैं आपको कर रही थी, तो ये आपके मिलेट्स का ही पार्ट है। अब मिलेट्स ऐसी क्रॉप है जिसको आप सूखे एरिया में भी ग्रो कर सकते हो, यानी कि जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश भी हुई है वहां पर भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। और अपने आप में एक बहुत ज्यादा हेल्दी क्रॉप है ये। आप लोगों ने भी अपने घर में अपने पेरेंट्स से या अपने दादा दादी से जरूर सुना होगा कि भाई हम लोग तो है ना बाजरे की रोटी खाया करते हैं सर्दी में, मक्के की रोटी खाया करते हैं। तो ये क्या है, पुराने समय में लोग हेल्दी खाना खाया करते थे, है ना। तो अब लोग उस चीज पर वापस लौट के आ रहे हैं, बट अभी लगेगा बहुत ज्यादा समय। तो ये हो गई हमारे ज्वार एंड बाजरा। दूसरा अगर बात करते हैं पल्सेस, यानी कि जिसमें आपके ग्राम और तूर दाल आ जाती है, अरहर की दाल आ जाती है, मूंग की दाल आ जाती है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड आर ल्यूग क्रॉप्स। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी वजह से जो है ना सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाती है, इंप्रूव होती चली जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि पल्सेस को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। और जो लोग वेजिटेरियन है भाई उनके लिए तो प्रोटीन का यही एक साधन है, तो बोलते हैं कि दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है तो खाया कीजिए, है ना। लार्जली ग्रोन इन द ड्राईलैंड ऑफ द डेक्कन, सेंट्रल प्लेटू एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ऑयल सीड्स के, जिसमें आपके ग्राउंड नट है, रेप सीड्स हैं और मस्टर्ड्स हैं, है ना। सरसों के खेत याद आ रहे हैं ना, DDLJ। प्रोड्यूस फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स एंड ग्रोन इन द ड्राईलैंड ऑफ मलवा प्लेटू, जो आपके छोटा नागपुर प्लेटू का ही पार्ट है, गुजरात एंड राजस्थान, यहाँ पर ज्यादातर ग्रो किया जाता है। अब देख रहे हो ना इनको कहाँ ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे बारिश जो है वो ठीक ठाक सी, मतलब मॉडरेट लेवल पे हमें जो है बारिश देखने को मिलती है। एंड टुगेदर ऑक्यूपाई अबाउट 14% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। जितना भी क्रॉप एरिया हमारा है उसको 14% पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्राउंडनट, रेपसीड्स और मस्टर्ड को ही ग्रो करते हैं। डन है। चलिए आगे बात करते हैं हमारी कुछ कमर्शियल क्रॉप्स की। कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या है, जिसको हम लोग इसलिए ग्रो करते हैं जिससे हमारा बेनिफिट हो सके, जिससे हम प्रॉफिट कमा सके, पैसा कमा सके। ठीक है, कैश क्रॉप्स भी इनको हम बोलते हैं। सबसे पहले जिसमें हमारे पास कॉटन, तो भाई कॉटन के कपड़े तो बेसिक नीड हो गई है तो हमारी, है ना। खरीफ क्रॉप है, हम लोग जानते हैं सेमी एरिड एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। इंडिया सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। और अगर हम बात करें तो इसके की एरियाज हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो सबसे पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपके पंजाब और हरियाणा भी आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नन अदर देन जूट की। तो भाई जूट जो है वो आपकी नखरीली क्रॉप होती है, और नखरीली से याद रखा करो हमेशा वेस्ट बंगाल, ममता दीदी यानी कि वहां की जो सीएम है वो बहुत नखरे अखरे करती रहती है, तो इससे मैंने आपको याद कराने की ट्रिक बताई थी, तो वैसे ही तुम लोग भी याद रखा करो। ठीक है। सो द गोल्डन फाइबर, जूट को हम लोग बोलते हैं, यूज फॉर कोर्स क्लोथ एंड बैग्स, है ना। आप देखो क्लोथ में भी और बैग्स बनाने में बड़े सुंदर सुंदर बैग बनते हैं जूट के, एकदम मस्त मस्त सुंदर लगते हैं। अ कैश क्रॉप फॉर वेस्ट बंगाल एंड जर्निंग द ईस्टर्न पार्ट्स, है ना। ईस्टर्न पार्ट्स में ग्रो किया जाता है बट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट द 3/5 ऑफ द वर्ल्ड जूट, यानी कि तीन, हम बोल सकते हैं कि अगर 5 हो रहे हैं तो उसमें से 3 तो सिर्फ इंडिया ही ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग 50% से ज्यादा जो है जूट यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है शुगर केन, है ना। गर्मी में बड़ा गन्ने का रस तुम लोग पीते होगे, शुगर तुम लोग खाते होगे। ये देखो मेरी पॉकेट में भी है, ये देखो ये जैगरी का पैकेट मेरी पॉकेट में भी है अभी। ये जैगरी किससे बना है, शुगर केन से बना है। ठीक है। सो अ ट्रॉपिकल क्रॉप लार्जली इरिगेटेड, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। नंबर 1 पे ब्राजील है, नंबर 2 पे क्या है, हम लोग हैं, यानी कि इंडिया है 2018 के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वाइल हाई यील्डिंग महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे बच्चे यूपी से होंगे, बता देना कमेंट में। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है एंड देन कर्नाटका में इसको ग्रो किया जाता है। डन। नेक्स्ट वी हैव टी एंड कॉफी। टी और कॉफी, अरे यार कौन कौन है तुम में से चाय लवर, बताना मुझे जरा। ठीक है, मैं तो हूं ही। तो क्ली प्लांटेशन
प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स में हम लोग इसको ग्रो करते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये प्लांटेशन क्रॉप का आइडिया यूरोपियंस हमारे यहाँ पर लेकर आए थे क्योंकि उन्हें भी प्रॉफिट कमाना था। टी इज ग्रोइंग इन आसाम, दार्जिलिंग एंड द नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स कहाँ पड़ता है? ऊटी में, तमिलनाडु में ऊटी में आपकी नीलगिरी हिल्स पड़ती है, वहां पर ग्रो किया जाता है सबसे ज्यादा, आसाम की दार्जिलिंग में। कॉफी जो है आपकी मोस्टली अरेबिका है हमारे पास, जो कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, बेंगलुरु बहुत बड़ा सेंटर है इसका, है ना, केरला और तमिलनाडु में ग्रो की जाती है। बाबा बूडान जी अपनी दाढ़ी के अंदर बीन्स छुपा के ले आए थे और वो बीन्स लाके यहाँ पर लगा दिए, तो आज देखो हम लोग कॉफी में कितने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। डन। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये सब चीजें हमने जो देखी, राइस है, व्हीट है, इन सब का प्रोडक्शन हमने देखा कि ज्यादातर अगर हम देखें तो बेटर हो सकता था साउथ इंडिया की तरफ, बट अब धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है इसमें बहुत ज्यादा ग्रोइंग हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो पंजाब और हरियाणा में हाई HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, ये सारी चीजें यूज की गई, जिससे राइस और व्हीट का प्रोडक्शन उन एरिया में पॉसिबल हो पाया जहां पर अभी तक पॉसिबल नहीं था। तो कैसे हुआ ये देखो। सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी 1960 से पहले की बात करें तो इंडिया एग्रीकल्चर वाज लार्जली सब्सिस्टेंस इन नेचर। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग उतना ही ग्रो करते थे जितना उनकी नीड है, मार्केट के लिए ग्रो नहीं करते थे, और हो भी उतना ही पाता था क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम थे। क्लियर? विद डिसमल परफॉर्मेंस सर्व्स ड्रॉट, फेमाइन एंड डिपेंडेंसी ऑन द फूड इंपोर्ट्स। तो बहुत ज्यादा हमें खाना जो है बाहर से लेना पड़ता था, हम लोग डिपेंडेंट हो गए थे बाहर की कंट्रीज पे। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक सोल्यूशन आता है कब? मिड 1960s में, और क्या किया जाता है? इंट्रोडक्शन किया जाता है पैकेज टेक्नोलॉजी का इन इरिगेटेड एरियाज, जिसमें क्या होता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स ऑफ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको एंड राइस फ्रॉम फिलीपींस। कि भाई जो व्हीट के हम बोल सकते हैं कि जो सीड्स आए आपके HYV यानी कि हाई यील्डिंग, जो कि ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कहां से आते हैं? मैक्सिको से। और राइस के आते हैं फिलीपींस से। उसमें बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने लगे एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू द इरिगेशन। और इरिगेशन टेक्निक्स के थ्रू हमने जो है पानी की सप्लाई देनी शुरू करी। इससे क्या हुआ? इससे भाई रिजल्ट जो निकल के आया वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आया, जिसकी वजह से हमें एक ड्रामेटिक स्पोर्ट जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में देखने को मिला, और लीडिंग टू सेल्फ रिलायंस एंड गिविंग अ फ्लिप ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज। की भाई अब हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं और हमने जो है उतना ग्रो करना शुरू कर दिया है जितनी की हमारी नीड है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है अगर हम हमारे 1970s की बात करते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जब ये सारी चीजें हम लोग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग करना एक बहुत बड़ी हार्डशिप हुआ करती थी, और एनवायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, है ना। एनवायरमेंट तो ये हो गया कि भाई कोई एरिया सूखा पड़ गया तो वहां पे कैसे क्रॉप ग्रो की जाएगी, और दूसरा इकोनॉमिक चैलेंज ये कि अगर लो प्रोडक्टिविटी है तो उसको हम किस तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अगर एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स की हम लोग बात करें तो डिपेंडेंस ऑन इरेक्टिक मॉनसून, मतलब कि अगर बारिश होगी तो हमारी क्रॉप ग्रो हो सकती है, बारिश नहीं हुई तो क्रॉप ग्रो नहीं होगी, किसान हमारे जो फार्मर्स हैं वो बेचारे परेशान होंगे, और आपको पता ही है एंड में बेचारे वो सुसाइड कर लेते हैं। तो यही रीजन है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का। तो अगर आप देखते हैं इरिगेशन कवर्स ओनली अबाउट 33% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया, द रेस्ट इज वल्नरेबल टू ड्रॉट एंड इवन हाई रेनफॉल एरिया, फिश फ्लक्चुएशंस एंड फ्लड, है ना। या तो बहुत ज्यादा बारिश आ जाएगी, सोचो इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो क्या होगा, आपको क्रैक्स दिख रहे हैं, यानी कि बहुत कम बारिश आई है, या तो इतनी ज्यादा बारिश आ गई कि भाई हमारी फसल ही बह गई जिसको जरूरत ही नहीं थी पानी की, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन, कि इन इरिगेटेड एरियाज Culti strategy has led to alkalination, salinization of soils and water logging causing loss of fertility। आपको पता है ना, सलाइन अगर आपकी जो है ये पर्टिकुलर सॉइल अगर हो जाती है नेचर में, तो आप उसमें उस तरीके के क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस नहीं रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन का काम हो गया, और जहां पर अभी तक हम लोग ग्रो कर रहे थे वो चीजें अब खराब हो गई हैं। इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स की अगर बात करेंगे तो चैलेंज एक बहुत बड़ा देखने को मिला है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी। अगर हम बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करें अपने इंडिया को, सो क्रॉप यील्ड इन इंडिया आर लो कंपेयर टू इंटरनेशनल लेवल्स। की भाई यूएस है, रशिया है, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सीड्स यूज कर रहा है, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्शन कर रहा है, वहां पे जनता भी नहीं है इतनी, फिर भी उनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा है ना। लेबर प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी लो, और लेबर की प्रोडक्टिविटी भी हमारे यहाँ पर बहुत कम थी, है ना। काम करना तो चाहते हैं, पैसा सबको कमाना है, लेकिन
प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड इनडेप्टनेस, यानी कि कर्जे में डूब जाने वाला काम। कि सोचो अगर बेचारे किसान है, आपको दिख रहा है शक्ल से कितना परेशान लग रहे हैं, अब इनके पास नहीं हुआ उतना, क्रॉप ग्रो नहीं कर पाए, नहीं प्रॉफिट मिला, कुछ नहीं हो पाया, तो क्या होगा एट दी एंड, मनी लेंडर से या किसी से लोन लेंगे और उसके कर्जे में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रॉप ग्रो हुई ही नहीं तो उसको आप सेल ही नहीं कर पाए, तो आपके पास उसका पैसा भी नहीं आएगा, है ना। सो द हाई कॉस्ट ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इन अनमैनेजेबल फॉर स्मॉल फार्मर्स, फोर्सिंग देम इनटू क्रेडिट साइकिल एंड डेब्ट ट्रैप, स्पेशली आफ्टर द क्रॉप फेलियर। और आप सोचो कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी है तो आपको उस तरीके की मशीन्स खरीदनी होंगी, आपको उस तरीके के जो है सीड्स परचेज करने होंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। उनके लिए ये हम बोल सकते हैं कि खरीदना बिल्कुल भी सही नहीं था। और अगर वो मान लो कि खरीद लेते हैं लोन लेके बेचारे किसी से, तो वो ट्रैप में फंस जाते हैं, जिस ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उनकी क्रॉप वहां पर फेल हो जाती है। तो ये जो एक हार्डशिप हमें देखने को मिली है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल येट, मतलब अभी तक भी हम लोग इस पर फिक्स है, मतलब इतना सॉल्व हम लोग नहीं कर पाए हैं, ना हमारी गवर्नमेंट कर पाई है। लेट्स सी कब ये सब चीजें हो पाती हैं। अब बात करते हैं कि पूरी तरीके से क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारे लैंड रिसोर्स का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे हैं, जिसमें दो मेन चैलेंज आपकी बुक में दिए गए हैं। नंबर 1 इज इंस्टीट्यूशनल एंड नंबर 2 इज सोशल चैलेंज। क्या है इंस्टीट्यूशनल चैलेंज का? क्या मतलब होगा बताइए कि भाई लैंड रिफॉर्म्स क्या है कि हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं डेवलप करने की, बट रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे उस तरीके से जितना हमने सोचा था। सोचो जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, कब की बात है? 1947 की बात है। 1947 में हमने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो चीजें इंप्लीमेंट हो पाई हैं? टुडे वी आर इन 2026, आज भी वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो चाहे सरकार ए की रही हो, चाहे सरकार बी की रही हो, चाहे सरकार सी की रही हो, कोई भी उस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, रिफॉर्म नहीं लेके आ पाया, अगर हम बात करें कंप्लीटली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सोशल हर्डल की, तो सोशल हर्डल क्या बताना चाहता है कि भाई हमारे पास कमर्शियलाइजेशन की बहुत ज्यादा कमी रही है। कैसे? अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप प्राइमली फॉर सेल्फ कंजप्शन, नॉट फॉर द मार्केट। अब उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना यार, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, वो कितना लगाएंगे बेचारा, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना कैपिटल डालेंगे, तब जाके चीजें ग्रो होंगी। पहले अपने लिए पूरा करेंगे ना, उसके बाद ही तो जनता के लिए छोड़ेंगे। तो क्या था, हमारे पास इतना ज्यादा लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन है, यानी कि पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, कैपिटल उतना नहीं है हमारे पास, तो हमारे जो फार्मर्स है वो उतना ही ग्रो करते हैं जितना उनकी फैमिली की नीड है, मार्केट के लिए वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिला, क्योंकि सब्सिडेंस फार्मिंग में हम क्या देखते हैं कि घर परिवार के ही लोग वहां पर लगे हुए हैं, जरूरत है 2 लोगों की लेकिन 6 लोग वहां पर लगे हुए हैं काम करने, तो ये क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। द एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन द अनइरिगेटेड ट्रैक्स सफर फ्रॉम द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेजिंग फ्रॉम 4 to 8 मंथ, है ना, जिसको हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, आपने छोटी छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो हम बोल सकते हैं कि एक हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल हर्डल और दूसरा हमारा सोशल हर्डल हमें हमेशा से ही देखने को मिला है। कोशिश बहुत की गई है कि हम इंप्रूव करें, हम रिफॉर्म करें, बट आज भी ये सच्चाई है कि हम लोग इनको रिफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बट अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है और पॉपुलेशन के साथ सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर को हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते कि भाई इग्नोर करके चलते हैं बहुत हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। एग्रीकल्चर तो बेसिक है, खाना कैसे मिलेगा हमें, हम बाहर की कंट्रीज पे थोड़ी डिपेंडेंट रहेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनानी चाहिए फ्यूचर में जो कि हमारे मॉडर्न इनिशिएटिव होंगे, जिसमें हम सोन करने की जो टेक्निक है वो बेटर कर सके। कि मान लो कि अगर हमारे पास इतना सा एरिया है, पहले हम इतने से एरिया पर इतना ही क्रॉप ग्रो कर रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया पर क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितना छोटा एरिया हमारे पास लैंड मौजूद है, जितना भी अवेलेबल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत, और हम बोल सकते हैं कि हमें ये इनिशिएट करने की जरूरत है। कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हमारी एक स्कीम है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA। यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान से देख लीजिए। इसका एम ये था कि एम टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट थ्रू द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि भाई हम किसानों को इस तरीके की चीजें जो है मौजूद करा दें, है ना, उसको सस्टेनेबल बना पाए कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी वो उतना ही बेटर हो या उतनी ही प्रोडक्टिविटी दे जितनी की पुरानों को देगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब ये है, जैसे आप बड़े बड़े कंट्रीज में देखेंगे, यूएस है, रशिया है, यूके है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिजिटल एम्पावरमेंट का बहुत ज्यादा यूज उठाते हैं। फीचर द फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया, अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद
access of crucial information on insurance, market price, seeds and pesticides और welfare schemes। कि भाई उनको लेके जो welfare schemes चलाई गई हैं, उनको लेके जो चीजें बताई गई है, उन चीजों की सारी डिजिटल जानकारी जो है उनके फोन पर या उनके टैबलेट जो भी उनके पास अवेलेबल है उस पर दे दी जाए, ताकि उन्हें जिस जिस तरीके की जरूरत है, कभी मान लो इंश्योरेंस की जरूरत है, कभी उनको किसी ऐसी HIV सीड्स परचेज करने की जरूरत है, तो वो कैसे लोन ले सकते हैं सरकार के थ्रू कम ब्याज पर, जिससे वो अपना ब्याज जो है बाद में चुका भी सकते हैं। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, ये देख रहे हो ड्रोन, इस ड्रोन के अंदर क्या होता है, इस ड्रोन के अंदर कैमरा होता है कि भाई ये ड्रोन जो है उन्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएं, और घर में बैठे बैठे आप ये देख सकते हो कि आपके जो खेत है, आपके जो बेसिकली फील्ड है, वहां पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई जानवर पहुंच के कोई उद्दंग तो नहीं मचा रहा है। बाहर की कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा होता है। सैटेलाइट के थ्रू बाहर के जो फार्मर्स है, बड़े बड़े कमर्शियल फार्मर, उन्होंने ऐसे कैमराज लगा रखे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं कि उनके फार्म में क्या चल रहा है वो कभी भी अपने फोन पर, अपने टैबलेट पर खोलकर देख लेते हैं। तो यही चीज कहीं ना कहीं हमारी सरकार को और हमें भी करने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, आपने देखा होगा आजकल जो लोग बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो बहुत कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीजें खाने का। ठीक है, तो हाईलाइटिंग स्कीम्स लाइक प्रगत कृषि विकास योजना एंड राष्ट्रीय विकास योजना दैट सपोर्ट्स ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। ये ऐसी स्कीम्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आपसे पूछ लेंगे कि बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग को कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो सपोर्ट करती हैं। तो आपको पता होनी चाहिए परंपरागत कृषि विकास योजना एंड राष्ट्रीय विकास योजना जो है आपकी ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को जो है वो सपोर्ट करती हैं, और ये आपकी सेंट्रल लेवल की क्या है स्कीम्स हैं। तो ये दोनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, और आजकल लोग जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये हमारे इस पूरे चैप्टर का समरी है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या देखा कि भाई लैंड है तो बहुत जरूरी है, लैंड है तो लिवलीहुड है, और हमारा जो है इससे आगे भी हमें जो है फ्यूचर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज ही ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारे इस पूरे चैप्टर का समरी हमें देखने को मिला है। एंड विद दिस हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बच्चों को डर लगता है, बट डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, और ये पूरा चैप्टर आपके फैक्ट्स पे ही बेसिस है, तो आपको घबराना नहीं है। बस इसी तरीके से पढ़ते जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ भी लगे, कॉमेंट सेक्शन में बता दिया करो, उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। राइट एवरीवन, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.